हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के साइंस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। कल मैं प्रिज्म के बारे में बात कर रही थी, ठीक। आज हम आगे बढ़ाएंगे। प्रिज्म के बारे में बात कर रही थी। आज हम पढ़ाएंगे वर्ड अंधता। समय बर्बाद नहीं करते, सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। अब बात करेंगे हम वर्ड अंधता। तो कहेंगे इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रंगों में, जो कलर्स होते हैं, रंगों में विभेद करने में इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रंगों में विभेद करने में कठिनाई होती है। उसे वर्ड अंधता कहते हैं। ठीक। वर्ड अंधता, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रंगों में विभेद करने में कठिनाई होती है, उसे वर्ड अंधता कहते हैं। अब बात करेंगे बिंदु अंधता। ठीक, ये हमारा पहला टॉपिक था वर्ड अंधता, और ये होगा बिंदु अंधता। तो कहेंगे हम इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को केवल बिंदु मात्र ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसे बिंदु अंधता कहते हैं। ठीक, एक बार समझा देते हैं वर्ड अंधता। तो हमने वर्ड अंधता के बारे में बात की। इससे हम कहेंगे इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को जो रंग होते हैं, कलर्स, उसको विभेद करने में कठिनाई होती है, उसे वर्ड अंधता कहते हैं। और अब बात करेंगे बिंदु अंधता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को केवल बिंदु मात्र ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे बिंदु मात्र ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसे बिंदु अंधता कहते हैं। ठीक, कॉपी करें। हो गया। अब आगे बात करेंगे हम मोतियाबिंद। आपने सुना है मोतियाबिंद? ये आँखों में होता है मोतियाबिंद। ठीक, अब लिखेंगे हम इस रोग से पीड़ित मोतियाबिंद कभी कभी
आयु में वृद्धि के साथ लोगों की, जो बुजुर्ग होते हैं उसकी आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी आँखों में दूधिया तथा धुंधलापन दिखाई देता है। जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उसे मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक, मोतियाबिंद कभी कभी आयु में वृद्धि के साथ साथ लोगों की आँखों में दूधिया तथा धुंधलापन दिखाई देता है, जिसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक, वर्ण अंधता हो गया। समझ में नहीं आया हो तो मोतियाबिंद एक और से समझाते हैं दोबारा से। मोतियाबिंद कभी कभी आयु में वृद्धि के साथ साथ आँखों की धुंधिया तथा धुंधलापन दिखाई देता है, इससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन ले लो, इसी की है, कभी कभी आयु में वृद्धि के साथ जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस वह दूधिया तथा धुंधलापन दिखाई देता है। धुंधलापन दिखाई देता है। इसे कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक, दो डेफिनेशन में बता दें। कभी कभी आँखों में वृद्धि के साथ साथ जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है उसमें धुंधलापन आ जाता है, इससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक, होगी। ठीक, अब बात करेंगे हम स्पेक्ट्रम। ठीक, विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हम बताएं, ये प्रिज्म होता है। ठीक, ये कोई किरण जा रही है, श्वेत प्रकाश किरण।
जिसके 7 रंग हैं। इन विभिन्न रंगों के समूह को इन विभिन्न रंगों के समूह को, ये अलग नहीं होती, ये जुड़ी होती हैं। विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, स्पेक्ट्रम की बात होगी। अब इसकी न्यूमेरिकल करवाएंगे हम। वही होते हैं सूत्र हम जो चैप्टर 10 में बताया था, प्रकाश का परावर्तन। इसमें एक सूत्र होता है लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का तो P बराबर 1/f, f यहाँ मीटर में होती है। ठीक, और यदि सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f। ठीक, और एक और सूत्र होता है इसमें लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, रफ करें, जल्दी से रफ करने वाले हैं, इनको नोट करें। ठीक हो गया। ठीक, एक सवाल लेते हैं हम। एग्जाम्पल, बना रहे हैं हम। ठीक, जो हमारी दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमें 1 मीटर दे रखी है, और यू हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष। ठीक, ये भाई L। ठीक, निकट दृष्टि दोष है, हमसे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग बताया था मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और
दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का और जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसीय लेंस उत्तल और अवतल। ठीक, तो हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अवतल ध्रुव में वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है, ये मैंने पहले बता दिए हैं। और v हमें रखा है -मीटर। मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो v बराबर होगा हमारे -100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निकट दृष्टि दोष की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v - 1/u। ठीक, तो हम कहेंगे 1/f बराबर v कितनी हमारी -100 माइनस u कितनी हमारी -25 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर हमारा एलसीएम हो गया 100। ठीक, माइनस प्लस हो गया ये चिन्ह। एक और बार कर लेते हैं इधर, -100 प्लस के 100, 1/25। तो एलसीएम ले लिया हमने 100 इन दोनों का, 100 1 100 माइनस के 25 चौका 25 पंजे 25 चौका 100। ठीक, तो 1/f बराबर लिखेंगे हम 3/100। समझ में आ रहा है? दोबारा से बताते हैं हम। निकट दृष्टि दोष में हमें वस्तु की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 1 मीटर। मीटर को चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में तो आएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अवतल लेंस में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक। और ये हमने सेंटीमीटर में चेंज कर ली, सॉरी। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v - 1/u। इनकी वैल्यू मान रखने पर, v तथा u का मान रखने पर, ठीक, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो फोकस दूरी इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 100 बराबर 3f, तो f बराबर 100/3। जो वस्तु की दूरी होगी, सॉरी फोकस दूरी होगी, वो 100/3 होगी। ठीक, अब हमारी वस्तु की दूरी किस में आई? धनात्मक में आई। फोकस दूरी हमारी धनात्मक आई। तो अब ये होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में। ठीक, समझ में आया? रफ करते हैं। अब हम इसी के आधार पर लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता इसी के आधार पर कर देते हैं हम। इसी क्वेश्चन के आधार पर P हमें ज्ञात करनी है, F हमें ज्ञात करनी है। सॉरी, F हमने लिखा ली थी 100/3। तो हमारी 3 किस में आई थी? ये सेंटीमीटर में। मीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक, तो F की जो वैल्यू होगी 1/3। हमें P ज्ञात करना है। P बराबर होता है 1/f।
तो P बराबर हो गया 3 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मतलब होता है डायोप्टर। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसी के आधार पर हमने लेंस की क्षमता ज्ञात कर ली। ये कौन सा लेंस है और इसकी सवाल सॉल्यूशन भी। हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। U बराबर हमें माइनस के 25 सेंटीमीटर दे रखा है और B बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए और ये कौन सा लेंस है प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल। अपनी तरफ से है ये। तो हमें पूछिए U बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर, B बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर, F बराबर फोकस दूरी ज्ञात करनी है, लेंस की क्षमता और ये कौन सा लेंस है ये भी ज्ञात करना है हमको। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं। हम कहेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, f हमें ज्ञात करनी है, मान रख देते हैं। v कितनी है हमारी माइनस के 50, u कितनी हमारी माइनस के 25। तो 1/f बराबर माइनस के 50 प्लस के 25। ठीक, तो 1/f बराबर इसका एलसीएम हो गया 50, 50 सेकंड 50 माइनस की 1 प्लस के 2। ठीक, तो 1/f बराबर 1/50। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो f बराबर 50। ये होगी हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी हमारी धनात्मक है। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। P का मान 1/f, तो P बराबर हो गया ठीक, डायोप्टर। ठीक, डी लिख देते हैं खाली। जो हमारी फोकस दूरी आई वो किस में आई, धनात्मक। तो ये कौन सा फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की।
ठीक। फोकस दूरी हमारी इसे 1/f ही मान लें, 1/50। फोकस दूरी हमारी आई, या फिर 50 मान लें, और P कितनी आई हमारी 1/f बराबर भी 50 डायप्टर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, ये किस में आई थी हमारी मीटर में। जरा समझा देते हैं हम इसको। u बराबर हमें माइनस के 25 सेंटीमीटर दे रखा था, v बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर, f हमें ज्ञात करनी थी लेंस की क्षमता प्रकृति। तो लेंस की सूत्र से हमने वैल्यू रखती, तो फोकस दूरी आई हमारी 50। ठीक, और लेंस की क्षमता का सूत्र 1/f, तो 1/50 माइनस 50 डायप्टर। ये मीटर में आए। अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना हो तो P बराबर 100/f। ठीक, तो P बराबर 100/50, तो P बराबर 2 डायप्टर। सेंटीमीटर में है ये, और ये मीटर में। ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन दूसरा। हो गया। ये लेंस की क्षमता के सूत्र पर भी लिखवा दिया मैंने, लेंस के सूत्र से भी करवा दिया। अब बात करें प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से। विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के अपवर्तनांक का सूत्र। ये कोई भी नहीं, विचलन कोण। आप कहो विचलन कोण और प्रिज्म कोण क्या है, तो प्रिज्म कोण मैंने बता दिया, ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। ये कांच की क्रिस्टलीय पदार्थ से बना होता है, ठीक, जिसमें से कोई भी श्वेत प्रकाश किरण निकाली जा सकती है, और ये प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। और विचलन कोण जिसकी बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। और हम अब सीधे पॉइंट पर आते हैं हम कांच के, कुछ भी कह लीजिए आप, कांच या प्रिज्म, कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र। ठीक, कांच के अपवर्तनांक का सूत्र। तो कांच के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर sin a प्लस sm
बट्टे A2। ठीक, साइन 60/2 A/2, सॉरी, यही होता है। ठीक, यह हो गया कांच के अपवर्तनांक का सूत्र A/2 हो गया। ठीक, अब इस पर सॉल्व करेंगे। ये होता है A/2, सॉरी ये ऊपर हो गया है। ये होता है कांच के अपवर्तनांक का सूत्र साइन A प्लस के SM/2 कोष्टक में साइन A/2। ये कांच के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अब इसी पर सवाल करते हैं। हमें A बराबर 60 अंश दे रखा है और SM बराबर हमें दे रखा है 38 अंश और साइन 49 बराबर दे रखा है हमको 0.75। तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारा कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र पर पहला सवाल। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो हम कहेंगे कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से, तो साइन A प्लस के SM/2 साइन A/2 n बराबर। ठीक, तो हम रख देते हैं मान। साइन A का मान कितना है 60 प्लस के 38 अंश बट्टे 2 बट्टे साइन 60 का मान कितना है, A का मान कितना है 60/2। ठीक, सॉल्व करते हैं। 60 और 38 98/2 बट्टे साइन 2 का मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 30 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 49 अंश बट्टे साइन 23। तो मैंने बताया साइन 49 का मान वहाँ पर दे रखा है 0.75 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n बराबर आएगा हमारा 1.5 अपवर्तनांक। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। कांच के प्रिज्म के सूत्र से A बराबर हमें दे रखा था 60 अंश, SM बराबर दे रखा था हमें 38 अंश और साइन 49 बराबर 0.75। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो n बराबर साइन A प्लस SM/2 अपॉन में साइन A/2। इनका मान रखने पर काटपीट करने पर साइन 49 का मान दे रखा था हमें 0.75 और ये साइन 30 का मान होता है 1/2। तो n बराबर 1.5 अपवर्तनांक। ठीक,
हो गया। अपवर्तनांक के सूत्र से भी बता दिया मैंने क्वेश्चन, लेंस के सूत्र से, लेंस की क्षमता के सूत्र से भी। ठीक, इसको ध्यान रखना। कांच के अपवर्तनांक का सूत्र, कांच के अपवर्तनांक का सूत्र याद कर लेना, साइन a प्लस के SM/2 साइन A/2। इसको ध्यान जरूर कर लेना। n बराबर साइन a प्लस के SM/2 साइन A/2। और प्रिज्म का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। 60/2 करेंगे 30, 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। 45 का होता है, साइन 45 का होता है 1/√2। और साइन 60 का होता है √3/2। ठीक, ये तो क्लास मैथ में है, क्लास 10th की मैथ में ये तो आपको याद होंगे। इस सूत्र को ज़रूर ध्यान कर लेना। अब ये मैंने 3-4 में न्यूमेरिकल करवा दिए। अब बात करते हैं इंद्रधनुष। अब बात करेंगे इंद्रधनुष। अब बात करेंगे भाई इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? आपने देखा हुआ आसमान में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष वो कैसे बनता है? तो आज हम बताएंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। जो वायुमंडल में, स्वच्छ आकाश में बारिश के पश्चात कुछ बूंदें जो वायुमंडल में तैरती रहती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश जब इन कणों पर पड़ता है तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, और बूंद गोल होने के कारण इनका प्रतिबिंब भी गोल बनता है, इसलिए इंद्रधनुष बनता है। ठीक, कहते हैं हम इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो वायुमंडल होता है, स्वच्छ आकाश, इंद्रधनुष स्वच्छ आकाश में वायुमंडल में कुछ बूंदें स्वच्छ आकाश में कुछ बूंदें स्वच्छ आकाश में कुछ बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जब सूर्योदय होगा भाई, सूर्य का प्रकाश जब इन कणों पर पड़ता है, तो वह अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। सात रंगों में व्यक्त हो जाती है। यह एक प्रिज्म का कार्य करती है। यह एक
प्रिज्म का कार्य करती है? बूंद गोल होने के कारण, जो बूंद होती हैं वो गोल ही तो होती हैं। बूंद गोल होने के कारण उनका प्रतिबिंब भी गोल बनता है। ठीक। इंद्रधनुष स्वच्छ आकाश में वायुमंडल में जो कुछ बूंदें, स्वच्छ आकाश में बारिश के पश्चात कुछ बूंदें जो वायुमंडल में तैरती हैं, जब सूर्य का प्रकाश जब इन कणों पर पड़ता है तो वो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है और यह एक प्रिज्म का कार्य करती है। बूंद गोल होने के कारण इनका प्रतिबिंब भी गोल बनता है। यहाँ बारिश आएगी, बारिश के पश्चात जब सूर्य का प्रकाश, ठीक, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। इंद्रधनुष जब सूर्य का प्रकाश, भाई सूर्य का प्रकाश है, ये किरण है। जब सूर्य का प्रकाश स्वच्छ आकाश में कुछ बूंदें जो वायुमंडल में तैरती रहती हैं, जैसे ये तैर रही हैं, समझाने के लिए है। स्वच्छ आकाश में कुछ बूंदें वायुमंडल में तैरते रहते हैं, जब सूर्य का प्रकाश जब इन कणों पर पड़ता है तो ये अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती हैं, 7 रंगों में व्यक्त हो जाती हैं। यह एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। जैसे कोई प्रिज्म है, ये अपने 7 रंगों में व्यक्त हो रही हैं और बूंद गोल होने के कारण इनका प्रतिबिंब भी गोल बनता है। ठीक, ये हो गया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है? स्वच्छ आकाश में कुछ बूंदें वायुमंडल के पश्चात, स्वच्छ आकाश में बारिश के पश्चात कुछ बूंदें जो वायुमंडल में तैरती रहती हैं और जब सूर्य का प्रकाश जब इन कणों पर पड़ता है तो वो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती हैं और यह एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। बूंद गोल होने के कारण इनका प्रतिबिंब भी गोल बनता है। ठीक, ये होगी हमारी इंद्रधनुष कैसे बनता है। अब बात करेंगे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक।
ठीक, अब इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम लिखेंगे वायुमंडल में ऊष्मीय विकास होने के कारण, जो वायुमंडल में ऊष्मीय विकास होता है उसके कारण, वायुमंडल में ऊष्मीय विकास होने के कारण प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन होता रहता है। जिस कारण से वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण एक टिंडल प्रभाव बनाते हैं। और प्रकाश प्रकीर्णन की तरंगदैर्घ्य अत्यधिक हो जाने पर हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक, हम बात कर रहे थे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम कहेंगे वायुमंडल में ऊष्मीय विकास होने के कारण प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन होता रहता है, जिस कारण से वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण हैं वो एक टिंडल प्रभाव बनाते हैं और प्रकाश प्रकीर्णन की तरंगदैर्घ्य अत्यधिक हो जाने पर हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और ये हो गया आसमान नीला दिखाई देता है। और हमने पहले बताया था इंद्रधनुष स्वच्छ आकाश में कुछ बूंदें, पहले मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी। इंद्रधनुष स्वच्छ आकाश में कुछ बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं और जब सूर्य का प्रकाश जब इन कणों पर पड़ता है तो वह अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती हैं और यह एक प्रिज्म का कार्य करती हैं और बूंद गोल होने के कारण इनका प्रतिबिंब भी गोल बनता है, इंद्रधनुष कहलाते हैं। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। वायुमंडल में ऊष्मीय विकास होने के कारण प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन होता रहता है, जिस कारण से वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण एक टिंडल प्रभाव बनाते हैं और प्रकाश प्रकीर्णन की तरंगदैर्घ्य अत्यधिक हो जाने पर हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।